गुड मॉर्निंग दोस्तों। विक्टोरिया एस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने में क्वेश्चन सेशन सीरीज लेकर आए हैं, जो कि यस्टरडे हम लोगों ने कुछ रिवीजन सीरीज किया था बेसिक चीज़ के बारे में। उसी का आज क्वेश्चन सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कि न्यूटन की जो गति है उसका जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है? फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बल न लगाया जाए, ठीक है। तो यही हमारा कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। तो कोई भी डिवाइस होता है, कोई भी डिवाइस या मशीन किसी व्यक्ति के काम को आसान करता है, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम कर सके, ठीक है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी मात्रा में काम करने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो तराजू की रीडिंग होगी वह इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। ये आप लोगों को एक चीज बताते चलें कि जो प्रीवियस जो घटना चक्र की बुक है उसमें यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, उसका आंसर कुछ अलग है। सो आप लोग उसको जाके एडिट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पे करता है? तो वॉशिंग मशीन जो है वो बेसिकली अपकेंद्रीय बल, इसे कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स किसके तरफ होता है? वो होता है अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय। और सेंट्रीफ्यूगल होता है, वो होता है अपकेंद्रीय। सो हमारा हो जाएगा वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वो अपकेंद्रीय बल पे। तो ये हमारा हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रक्षालन, अभी हम लोगों ने देखा प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। तो प्रक्षालन मशीन का, वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है? तो अपकेंद्रीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटी कौन होते हैं। वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन हो। यही है वेक्टर का डिफिनेशन, यानी कि दिशा हो, परिमाप के साथ साथ दिशा भी हो, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर नहीं है। तो इसमें वेक्टर नहीं है, वो है आयतन, क्योंकि विस्थापन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेग भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वह दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? यहां सदिश राशि पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा संवेग, संवेग क्या है? संवेग को क्या कहते हैं? मोमेंटम,
मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम क्या है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो निम्नलिखित में से है विस्थापन सदिश राशि है, दूरी क्या है, अदिश राशि, चाल भी क्या है, अदिश राशि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो सबसे पहले देखेंगे जो पदार्थ का संवेग क्या होता है, यानी कि P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, अभी हम लोग ने देखा, और वेग कह रहा है वेलोसिटी। अब इन दोनों का वेलोसिटी बराबर होता है v, इन दोनों का अनुपात लेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त होगा, तो हमें मास प्राप्त होगा, यानी कि किलोग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है बल का गुणनफल क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा न्यूटन के दूसरे सेकेंड लॉ में, न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि जो बल होता है वह उस वस्तु के मास एवं त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मास और त्वरण, कौन सा आंसर शो कर रहा है, मास, द्रव्यमान और त्वरण, बी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली एक संख्या समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई का माप क्या होगी। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी घन का आयतन और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल को, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो समान होगा। तो सबसे पहले घन का क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, और उसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है 6a²। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई क्या होगी। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, वॉल्यूम को और सरफेस एरिया को, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यू इज इक्वल्स टू 6a³ a² से ए स्क्वायर कैंसिल, बच गया हमारा सिंगल ए इज इक्वल्स टू 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि कोई भी ऊर्जा न तो बनती है और न ही नष्ट होती है, इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में है कि लुईस ने सर्वप्रथम इसको थर्मोडायनेमिक्स में, लुईस मेयर ने सर्वप्रथम थर्मोडायनेमिक्स में इसे परिभाषित किया था। हालांकि इसको लेकर के और भी कुछ बातें हैं कि सर्वप्रथम एमाइल डू चैटलेट को इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सबसे पहला लॉ प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है, हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है, हवाओं की ऊर्जा क्या होता है, हवा में क्या होता है, एयर में क्या होता है, एयर हमेशा मूव करता है, गति में रहता है, तो गति में कौन सा एनर्जी स्टोर होती है, गति में गतिज ऊर्जा स्टोर होती है। सो 13 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो वायु में क्या होता है, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है।
ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हम लोगों ने क्या देखा लॉ ऑफ इनर्शिया में, कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वो हमेशा विरामावस्था में रहेगी, जैसे ही उस पर बल लगाया जाएगा तो उसमें किस प्रकार का, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा उसकी इस स्थिति में। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिरता का जड़त्व। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यदि यात्री ट्रेन में एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कंप्लीट फ्रिक्शनलेस, एक पूर्णतः घर्षण विहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है, बिल्कुल सही। दूसरा है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग h परिवर्तित नहीं होगा, इसका संवेग परिवर्तित नहीं होगा, यह भी बिल्कुल सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 m2 u2, ठीक है। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि मोमेंटम जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा बराबर होता है, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। सो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि जो बर्फ होता है, आइस होता है, उस पर जो होता है घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो सड़क के सरफेस से कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग बर्फ पे जल्दी फिसल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि यह सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह पर खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है, कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित तथ्य पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कि कौन से निष्कर्ष सही हैं। कह रहा है भरी हुई गाड़ी को चलने में उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्या यह सही है? ये डिपेंड करता है कि उस पर जो उस ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स किस प्रकार का लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई रोड पर अगर साइकिल है, रोड पर साइकिल को अगर गुरकाने में यानी कि सामान्यतः ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होती है। वहीं अगर बालू के रेत पर अगर आप साइकिल लेकर जाएं तो उस पर चलाने में आपको दिक्कत होती है, क्योंकि बालू के रेत पर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगता है, ठीक है, गति की दिशा में। तो इसी वजह से क्या होता है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण बल कम हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत
अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव कितना 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो आपको ये पता है, पहला सिचुएशन क्या है? पहला सिचुएशन है कि कोई एक नाव है, ठीक है, और नाव पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। अब वो नाव से जंप करता है, कूदता है। कूदने के बाद यह नाव किस गति से पीछे खिसकती है? 0.5 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। और वो बंदा कितने स्पीड से कूदता है? 5 मीटर प्रति सेकंड से। तो ये वेलोसिटी हो गया, और ये हमारा हो गया नाव की वेलोसिटी, और ये मैन की वेलोसिटी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि संवेग जो होता है ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा एक समान रहता है, यानी उसका सम 0 होता है। तो क्या हो गया? 0.5 मीटर पर सेकेंड। कौन कूदा? ये मास ऑफ किसका है? बोट का है, इज इक्वल्स टू 5 इंटू मास ऑफ बॉयज, ठीक है। अब देखिए दोनों का रेशियो निकालेंगे, इसको क्लियरली दिखा देते हैं। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो यहां देखिएगा कि मास ऑफ बोट बराबर 5 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू मास ऑफ मेल, लड़का। तो मास ऑफ बोट अपॉन मास ऑफ मेल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 से 5 कट गया, ये हो जाएगा 10 गुना, ठीक है। तो जो मास का जो बोट का जो मास है वो लड़के के मास से 10 गुना ज़्यादा होगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, यही एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः एक्स वाई जेड दूरी पर रुके तो क्या होगा? तो कह रहा है कि जब उसकी गतिज ऊर्जा समान है और उस पर समान अवरोधक बल भी लगाया जाता है तो क्या होगा? वो समान दूरी पर जाके रुकेगी। यदि किन्हीं, एक्सप्लेनेशन देखिए, यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे समान दूरी पर ही रुकेगी। अतः एक्स वाई जेड जो कि डिस्टेंस है आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उसके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है? गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 इंटू mv², ठीक है। तो यहां पे दो वस्तु है, तो एक को v1 मान लेते हैं, दूसरे को v2 मान लेंगे। 1/2 mv²। अब कह रहा है कि इन दोनों का अनुपात, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा? तो इन दोनों का अनुपात होगा, इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 4:9 बराबर mv1² mv2²। यहां पे दोनों का द्रव्यमान भी समान है, तो जो मास हो जाएगा वो दोनों कट जाएगा। तो v1² अपॉन v2² अपॉन 4:9, ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट को तोड़ने पर 4:9, ये हो जाएगा 2:3। तो उसका जो वेगों का अनुपात होगा वो 2:3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, ठीक है, 22 नंबर, ठीक है। 22 नंबर क्या कहता है? सॉरी,
एक व्यक्ति कार में जो कि विरामा में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो मान लीजिए कि ये कोई कार है, ठीक है। अब जो कार है वो फ्रिक्शनल कहाँ लगता है? ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, सामने में। तो कोई अगर गाड़ी सीधी रास्ते पे चल रही है तो उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमेशा आगे की तरफ लगेगा, और जो चारों पहिए हैं उन सभी पर समान रूप से लागू होगा। इसलिए क्या होगा यहाँ पे? आर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर गलत है, इसका ऑप्शन होगा सी। आप लोग इसे सही कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो गाड़ी होती है इस तरह का डंपर वगैरह, है ना, ही ना होता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। तो आपने देखा होगा कि जब ये समान त्वरण मतलब एक समान त्वरण के साथ एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, तो इसके साथ साथ जो इसमें लिक्विड है वो उसी दिशा में मूव करेगी। तो उसी दिशा में मूव करती है तो ये वाला पोर्शन, पीछे का पोर्शन, ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा, आगे का पोर्शन उठा हुआ रहता है और नीचे का पोर्शन झुका हुआ होता है। समझ गए? ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। क्या आंसर? सी है इसका आंसर। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। यहां पर जो होगा डिस्टेंस यानी कि गहरा ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, उस पर क्या होगा? तो कोई भी अगर सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही है तो उस पर एक लगता है अभिकेंद्रीय बल और एक लगता है अपसारी, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ। जब यह कर्व ज्यादा तीक्ष्ण होता है यानी कर्व ज्यादा होता है तो क्या होता है कि जो गाड़ी का पहिया होता है वो गाड़ी का पहिया या तो कि बाहर की तरफ उलट जाएगा, यानी कि उसका जो पिछला वाला चक्का होगा राइट, अगर वो जा रहा है तो उसका अंदर वाला जो चक्का होगा, इनर साइड वाला चक्का, वो ऊपर उठ जाएगा, या उसका बाहर वाला जो चक्का होगा, बाहर वाला व्हील, वो फिसल जाएगा। तो यहां देखिए अंदर के पहियों पर उल्टेगा। ठीक है, बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन सही। और बाहर की तरफ फिसलेगा। दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? सॉरी, तो त्वरण क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू बाई टी। सिंपल सा था। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसी के साथ आज का हमारा जो क्वेश्चन सेशन होता है समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज ही करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।